ये स्क्रीन दिख रही है। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए, क्लियर है क्या? आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडिबल एंड विजिबल। आवाज़ आ रही। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। आपको यहाँ ये नया नया लग रहा होगा, ये बायोटेक नया नया लग रहा है कि आज ये कुछ नई शुरुआत है सर। आज हम लोग जो है बायोटेक स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर में थोड़ी सी चीज़ें बची है, एक ट्रांसलेशन बचा है और उसके साथ में ओपरान बचा है, लाइक ओपरान अपने को पढ़ना है उसमें। तो वो 1 से 1.5 लेक्चर की कहानी है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कुछ और कर दिया जाए कि वो चीज़ भी चलती रहे, उसको ख़त्म कर लेंगे तब से एक नया भी शुरू रहे कि सिलेबस जो है चलता रहे। ठीक है। न्यू चैप्टर है ये। CUET एकेडमी पर हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। आज पहला लेक्चर है, इसीलिए आज के दिन जो है इसको यहाँ पर ही आप लोग के साथ में ही, और इसके बाद मॉलिक्यूलर का जो बचा है उसको पढ़ा करके फिर ये जो है लेक्चर 2 से CUET एकेडमी पर चलेगा। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएं तो शुरू की जाए कहानी बायोटेक्नोलॉजी की। खेल खेल में भूपेन जी कह रहे हैं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, आप इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। ये जब खत्म हो जाएगी, इसमें 2 चैप्टर हैं, एक प्रिंसिपल और प्रोसेसेस हैं। पहले प्रिंसिपल बताया जाएगा कि क्या प्रिंसिपल है, कैसी चीज़ें हैं, फिर प्रोसेसेस बताई जाएंगी कि क्या क्या खेला आप कर सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशंस है, उसके टूल्स को लेकर के जाएंगे तो आप उसमें एप्लीकेशंस लगाएंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हम लगा सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की कहानी। बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। आपको पता है जैसे ही घड़ी में बजते हैं 2, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अभी टीचर्स एकेडमी पे हैं, फिर कुछ दिन बाद CUET एकेडमी पर रहेंगे। 2 PM से अपनी स्टार्ट होती है NCERT, और आज बायोटेक्नोलॉजी शुरू किए हैं। आज इसका पहला लेक्चर है और आइए शुरू किया जाए। इसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि महापर्व छठ शुरू हो गया है। तो छठ महापर्व है। महापर्व छठ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोग के ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद बरसाएं, आपको ऊर्जा प्रदान करें। सूरज देव की पूजा होती है छठ में, सूरज देव की पूजा होती है, छठ मैया की पूजा होती है। और आपको पता है सन इज द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा का सेलेस्टियल सोर्स है वो सन से ही है। तो हम सबसे ज़्यादा एनर्जाइज चीज़ से ही एनर्जी की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों की पूजा होती है। मेरी भी ऐसी कामना है कि आपको ऊर्जा से भर दे ये त्यौहार, ये महापर्व ऊर्जा से भर दे, और जो विंटर आर्क शुरू हुआ है इसमें लग करके पढ़ने की ताकत आपको मिले। तो छठ महापर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं टीचर्स एकेडमी की तरफ से। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सभी कोर्सेज पर भारी छूट है। इसमें कोर्सेज TGT, PGT, LT, GIC, KVS, NVS, UGC, BPSC टायर 4.0, DSSB, बिहार स्टेट, जो नया बैच स्वतंत्रता बैच लक्ष्य फाउंडेशन आया है। इसके बाद अंतिम प्रहार बैच, UK LT बैच, ये 4 बैचेस में साल का अंतिम ऑफर है ये, और बम्पर ऑफर है। 2 नंबर दिए जाते हैं आपको संस्था के, उस 2 नंबर पे आप जो है संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अपनी कहानी शुरू की जाए बायोटेक्नोलॉजी की।
और पहला चैप्टर इसमें जो है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो अपने को पढ़नी है डिस्कवरी से रिलेटेड, कि कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी आई, कहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, कैसे क्या करना है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेते हैं, फिर उस पर मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ। पहली चीज़ें इसमें लिखेंगे कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय, जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है इसको किसने दिया था? कार्ल एरेकी ने। टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल एरेकी। इसके बाद में यहां पर एक चीज लिखिए, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कार्ल बर्ग। कार्ल बर्ग साहब को नोबेल प्राइज भी मिला है 1980 में। 1980 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इनका एक्सपेरिमेंट जो था, कार्ल बर्ग का, इन्होंने क्या किया था कि एक प्लाज्मिड में से SV40 को ये ई कोलाई के अंदर शिफ्ट किए थे। SV40 वायरस होता है, SV40 वायरस है। और इसमें एक वेक्टर का इस्तेमाल इन्होंने किया था जिसको लैम्डा बैक्टीरियो पेज कहते हैं। यहाँ रिकॉम्बिनेंट होस्ट से, प्लाज्मिड में से इसके, ये विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर ई कोलाई जो होस्ट था उसके अंदर इन्होंने SV40 वायरस को शिफ्ट किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी 1980 का दिया गया था, और ये फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। अनुराधा जी कह रही बायोटेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है। हाँ अनुराधा जी, ये पहला लेक्चर है आज का बायोटेक्नोलॉजी का। लोग को पता है मैं लिख करके रुकता हूं, आप लोग मुझे बताते हैं कि आप लोग भी लिख लिए हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाने चलते हुए चलना है। नोट्स बनाने के लिए अलग से समय नहीं लगाना है, पब्लिक क्लास को फुल उपयोग इसका किया जाए।
ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखेंगे, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको दिया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये ईयर की अगर बात करेंगे तो इन ईयर 1972। और क्या कहानी किए थे ये प्लाज्मिड है, ये नेटिव प्लाज्मिड है ऑफ साल्मोनेला। साल्मोनेला का नेटिव प्लाज्मिड है और इसके साथ में इन्होंने लिंक किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक बात है। अब इतना समझते हैं कि मैं कह क्या रहा हूं। पहली चीज, जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी आती है आपके मन में या आप बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं तो दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है भैया। एक इसमें क्या है, बायो है, एक आपको बायो दिख रहा है, बायो का मतलब बायोलॉजी आ गई, और एक टेक्नोलॉजी दिख रही है। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। अगर हम बायोलॉजी में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई जीन है, उस जीन को हम तकनीक की मदद से मॉडिफाई कर रहे हैं, और जीन है तो बायोलॉजी का है, तो हम कह सकते हैं यही बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी कुछ है नहीं। तकनीक का इस्तेमाल जीव विज्ञान के अंदर करना। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जीव विज्ञान में तकनीकी ला दिए भैया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में, आगे जैसे जैसे बातें चलेगी आपको पता चलता चला जाएगा कि जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें टेक्निक्स लगेगी, यही सब मिला करके बायोटेक्नोलॉजी बनाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है सबसे पहली चीज अपने को पढ़नी थी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये पहले इसको पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है, प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, प्रोसेसेस पढ़ लेंगे, तो एप्लीकेशन लगाया जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं बताया कि टर्म, ये जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, इसको किसने दिया, तो कार्ल एरेकी साइंटिस्ट से, कार्ल एरेकी साहब ने इस टर्म बायोटेक्नोलॉजी को आपको दिया। इसके बाद में फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर पूछें कि बायोटेक्नोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, तो पॉल बर्ग साहब हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया था कि SV40 वायरस है। अब देखिए SV40 वायरस है, इसको जो है लेकर के जाना है इकोलाई सेल के अंदर। ये वायरस है, इसका कोई शेप साइज फिक्स होगा नहीं, इसका कोई जो है आपको जो कितनी भी चीजें टेक्निकल टर्म्स इसके कुछ भी मालूम है नहीं, इसको पहुंचाना है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था कि बिना सारथी के कोई जा नहीं पाएगा। एक सारथी लगेगा ना, पहुंचाने वाला लगेगा कि भैया हमारे पीछे बैठो, हम तुमको छोड़ करके आए सेल के अंदर। ये होस्ट सेल है, इसके अंदर भैया हमको पहुंचाना है SV40 को। तो इन्होंने क्या किया, उस समय 1980 के समय जो है 70s 80s के समय इनको क्या लगा कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज को लेकर के आते हैं और लैम्डा बैक्टीरियोफेज को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसी में SV40 को लिंक कर देंगे तो इकोलाई के अंदर चला जाएगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप
उस समय 1970s के टाइम पर जब टेक्निक इतनी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में नहीं बनी थी, हम बायोलॉजी के अंदर लगा रहे थे। और SV40 वायरस को बड़े प्यार से इस वेक्टर को पहले तो खोजना कि इसका वेक्टर कौन है, कौन इसको लेकर के जा पाएगा, क्योंकि वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको भेज रहे हो उससे भी पहचान हो अच्छी और जिसके अंदर भेज रहे हो उसके साथ भी पहचान अच्छी हो। तो दोनों तरफ के होस्ट, चाहे रिकॉम्बिनेंट होस्ट हो या ओरिजिनल होस्ट हो, दोनों के साथ वेक्टर का तालमेल बराबर चाहिए। तो ऐसा ये खोज करके लाए, बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज खोज करके लेकर के आए। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। इनको लगा कि हाँ ठीक है, यही वेक्टर है, और इस वेक्टर पर इन्होंने SV40 को लॉन्च किया, इकोलाई सेल के अंदर लेकर के चले गए, जिसके वजह से इनको नोबेल प्राइज भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था, 1980 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा सम्मान होता है, नोबेल प्राइज 1980 में इनको दिया गया सर। उसके बाद आपको एक चीज बताई, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? कोई भी डीएनए जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अभी कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या करना है। कोई भी डीएनए जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया है वो रिकॉम्बिनेंट है, ओरिजिनल नहीं है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना मनचाहा डीएनए, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी और मनचाहा डीएनए जो बनाते हैं अपन साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था 1972 के अंदर। और इसमें क्या उन्होंने लिया? नेटिव प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला का। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और कुछ भी नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था उसका नहीं है, बाहर कहीं से बना हुआ है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। सेल के अंदर बैक्टीरिया के इधर उधर बहुत जगह भरमार होती है। तो ये नेटिव प्लाज्मिड है साल्मोनेला का। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करती है, आपको पता है। इसके अंदर इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या किया? लिंक किया, जिसके वजह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और इसके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि सर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, सर ये प्लाज्मिड क्या है, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा अपनी आगे होगी। अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले लिखें बायोटेक्नोलॉजी में कि होती क्या है सर। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स of using live organism or live enzymes from organisms to produce products which are useful for humans. ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि सर बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स इसमें कुछ आएंगी जिसमें आप यूज करेंगे लाइव ऑर्गेनिजम्स को, या तो लाइव ऑर्गेनिजम्स को ही या ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल रहे एंजाइम्स को, या तो लाइव ऑर्गेनिज्म या लाइव एंजाइम्स। और ये कहां से? ऑर्गेनिज्म से ही।
ऑर्गेनिज्म से ही, या तो पूरा लाइव ऑर्गेनिज्म ही टेक्निक में इस्तेमाल में ले लें, या ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम लाइव निकाल करके, लाइव मतलब जो जिंदा है भैया, जिंदा एंजाइम भी और जिंदा ऑर्गेनिज्म भी, ऑर्गेनिज्म से ही ले लिए टेक्निक की मदद से, या तो जिंदा एंजाइम ले लें या जिंदा ऑर्गेनिज्म ले लें, और इसके इस्तेमाल से ह्यूमंस के लिए वो प्रोडक्ट्स जो यूजफुल हैं उनको बनाएंगे। यही टेक्निक से, इसी टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक चीज़ है। डेफिनेशन क्योंकि आपको पता है EFB की है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसकी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में भी लिखी है। ये आउटलाइन बता रहा हूं कि है क्या बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ऑल्सो लाइव ऑर्गेनिज्म पार्ट हो गया, आप लाइव ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, लाइव ऑर्गेनिज्म को कह दिया तो फिर उसका कोई सा भी पार्ट ले लीजिए लाइव हो भैया, उसके अंदर एंजाइम में फिजियोलॉजी इन्वॉल्व कर ली, लाइव एंजाइम रहेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रैक्टिकलाइज चीज़ करनी है, इससे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें बनानी है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे इसमें बढ़ा जाए, आगे इसमें बढ़ा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। पार्ट कह लीजिए, आउटलेट्स कह लीजिए, या व्यूज कह लीजिए। दो व्यूज मैं इसको बोलूंगा कि इसके दो व्यूज होते हैं। एक तो भैया अपना पुराना वाला तरीका होता है, ट्रेडिशनल होता है, या इसी को ओल्ड मेथड कहते हैं। और एक अपना मॉडर्न, एक मॉडर्न है, इसी को न्यू मेथड कहते हैं। ओल्ड मेथड है, एक न्यू मेथड है। ओल्ड मेथड का मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दे, जो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए यूजफुल था, अगर ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से उसको कर दे तो वो भैया पुरानी वाली चीज़ें, ट्रेडिशनल तरीका बात हो रहा है। जैसे कर्ड को बनाना है, दही बनाना है, लैक्टोबैसिलस की स्पीशी आपने ली, दूध के अंदर डाल देंगे, दही बन जाएगी, ऑर्गेनिज्म खुद बना देगा, आपको लेकर के दही को बैठना नहीं है कि आप दूध को लेकर बैठे हैं, उसमें फिर डालें, फिर दही बनेगी, देख रहे हैं, कुछ नहीं। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज लीजिए, दही बन जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म नेचुरल कैपेबिलिटी से अपने प्रोड्यूस कर लेता है। बियर हो गया, वाइन हो गया, इसके बाद ब्रिवरेजेस हैं, जैसे ब्रेड है और वाइन है। अब ब्रेड विस्की वाइन हो गया, या ब्रेड और वाइन है, तो उसमें एक आपको पता है ईस्ट आता है, सैक्रोमाइसिस सीरावसी। सैक्रोमाइसिस सीरावसी जो है वो अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से ब्रेड भी बना देगा, वाइन भी बना देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस ईस्ट को ले जा करके छोड़ देना है। इसके बाद हम लोग जो है खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, खाने पीने के बिना जीवन भैया अच्छा नहीं है। हम लोग क्या खाते हैं, डोसा मान लीजिए खा रहे हैं, तो उसको फर्मेंट करवाना पड़ता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ही है। ये भी क्या है, मॉडर्न नहीं, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। ये सारे क्या है, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न न्यू मेथड में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अब जीन में, जीनोम में, या फिर जेनेटिक्स में अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसी इनहेरिटेंस में डिजीज़ को खोज करके लाए हैं जो डिजीज़ आगे जनरेशन्स पर पास हो रही थी, और विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसके डीएनए को करेक्ट करके हमने उस डिजीज़ को ठीक कर दिया। तो ये क्या है, सब मॉडर्न मेथड है। तो दो तरीके से बायोटेक्नोलॉजी चलती है, एक पुराने वाले मेथड्स पर चलती थी और एक नए वाले मेथड्स पर चलती है। ठीक है, तो ओल्ड में, ट्रेडिशनल या ओल्ड में लिखें कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स कौन से भैया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कर्ड। इसके अलावा कर्ड में आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, आई होप ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। इसके बाद ब्रेड बनाना है, ब्रेड एंड वाइन, ब्रेड हो गया, ब्रेड और वाइन हो गया, ये सीरेवेसी, मिट गया है क्या, ये सैक्रोमाइसिस सीरावसी, ये ईस्ट है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स obtained from the use of genetic engineering, genetic जगह नहीं आ रही है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी कह सकते हैं। इट इज यूज फॉर लार्जर स्केल प्रोडक्शन, सही बात है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मुझे लिखने हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं, वो अगली स्लाइड पे लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, वो अगली स्लाइड पर लिखेंगे। इतना हो गया क्या, डन, हाँ डन, ठीक बात है। इसके एग्जाम्पल्स को, ये इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन ने यहाँ लिखे, वैसे इसके एग्जाम्पल को नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूँ, ठीक बात है। यहाँ पर मॉडर्न जो था या न्यू के एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ,
पहला एग्जाम्पल क्या है भैया कि आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लीजिए, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक बात। इसके बाद सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट। इसके बाद तीसरा इसमें लिखेंगे डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टेड जीन। चौथा एक अभी आपको समझाने के लिए, ह्यूमन इंसुलिन जीन ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई। हो गया? ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अपना आपका ध्यान में फिर से लेकर के आ रहा हूं। यहाँ जो दो ब्रांचेस या दो व्यूज मैंने बायोटेक्नोलॉजी के आपको बताए, एक कौन सा था ट्रेडिशनल ओल्ड और एक कौन सा है मॉडर्न न्यू मेथड। जब ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो वहां पर आपको बता रहा हूं कि जो प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, ये प्रोडक्ट कौन से हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। ये उसी प्रोडक्ट की बात हो रही है और किसी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है ह्यूमन के लिए, अगर ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से कर रहा है, यानी कि हमने उसके डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं किए, फिर भी वो अपने नेचुरल डीएनए से ही, अपने नेचुरल जीनोम से ही, नेचुरल कैपेबिलिटी से ही प्रोडक्ट को बना दे रहा है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। अब जैसे इसमें कर्ड है, दही में मैंने बताया बनती है, दही लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज से बनती है, बन जाती है नेचुरल कैपेबिलिटी से, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। इसके बाद में ब्रेड और वाइन है, सैक्रोमाइसीस सीरेवेसी है, ये सीरेविसी है। सैक्रोमाइसीस सीरेविसी ईस्ट से ब्रेड और वाइन बनता है, नेचुरल कैपेबिलिटी से बनता है, हम कोई साइंस नहीं लगाते, इसमें नेचुरल साइंस लगती है। अभी इसके बारे में भी बताएंगे कि जहां तक नेचुरल साइंस, अगर कोई सेल के अंदर डीएनए को हम लेकर के आए, अब उस डीएनए के अंदर आगे क्या काम हो रहा है, इसमें रेप्लिकेशन होगा, इसमें जो है आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद जो है इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये सारी चीजें नेचुरल साइंस है, ये हम नहीं करवाएंगे। रेप्लिकेशन हम आप नहीं करवाने जाएंगे, यहां पर आरएनए हम आप बनवाने नहीं जाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस हमें आपको नहीं करवानी है, ये नेचुरल साइंस है। हम तो अपने मतलब का सिर्फ देखेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, इसमें जो है परिवर्तन करना है, हम उसको जो है बायोलॉजी के टेक्निक के मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चेंज कर देंगे। तो ये चीजें तो नेचुरल साइंस की थी, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन एक मॉडर्न और न्यू मेथड आता है, इसमें अपन क्या बोलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या, जेनेटिक्स में इंजीनियरिंग कर दी। अब इंजीनियरिंग कर दिया आपने जेनेटिक्स में, मतलब कुछ उठा करके लाए, जीन उन लेके, जीनोम उनोम उसमें काटे ओटे होंगे, टुकड़ा किए होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा, फिर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद पैसेंजर डीएनए आएगा, पहुंचाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसमें क्या है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई। और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक चल रही है, मॉडिफाइड डीएनए टेक्निक चल रही है, इसको उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए बेनिफिट है, जो ह्यूमन को यूजफुल है, हम उसको बना रहे हैं। तो यहां पर जो है जेनेटिक
इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आ गया। इसके एग्जाम्पल की बात बताया आपको कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, आपसे पूछा कि ये मॉडर्न मेथड है या ओल्ड मेथड है, तो आप कहेंगे ये मॉडर्न मेथड है। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, यानी कि इसमें बहुत सारी साइंसेस जुड़ी है, नेचुरल साइंस नहीं है ये। इसके बाद में आप किसी जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई एक आपके मतलब का जीन है, उसको आप अपने से बना रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो या तो जीन बना रहे हैं या जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कैसा है? नेचुरल साइंस नहीं है। इसमें भी नेचुरल साइंस के अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद में आपको बताया कि डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, कोई डीएनए में एरर आ जाता है, कोई गलती आ जाती है, उसके बाद से बीमारी पता चला फैलती चली जा रही है, तो उसकी कोई वैक्सीन बना रहे हैं। या फिर हमने किसी सीक्वेंस को पकड़ लिया, बेसिस के सीक्वेंस होते हैं और तो कुछ है नहीं, उसी सीक्वेंसेस को पकड़ लिया कि इस सीक्वेंस में यहाँ पर हो रहा था, तो मेंडेलियन कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। हाइट के जीन में यहाँ पर जो है बेसिस डिफरेंटली पेस्ड है, तो हाइट जो है बढ़ नहीं रही है बंदे की। तो अब इसमें क्या करें सर? जीएनआरएच नहीं सीक्रेट हो रहा है क्या? नहीं, जीएनआरएच तो सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जहां से मेंडेलियन कैरेक्टर को कंट्रोल करना है वहां पर ये कैरेक्टर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी कोई जीन को हमने पता कर लिया, अब उस जीन को आगे ना फैल सके, या फिर अगर उसी के अंदर इम्प्लाई कर सकें तो, या आगे जेनेटिक्स में इन्वॉल्व करने की, छोटी हाइट वाले हैं इसका मतलब छोटी हाइट के थोड़े आएंगे, वेरिएशन भी तो रहेगी। तो कोई जीन को पकड़ लिए, उसको भी डिफेक्टेड जीन को करेक्ट कर लिए, ये भी क्या है? नेचुरल साइंस नहीं है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसके बाद में ह्यूमन की इंसुलिन, मैंने बोला इसको आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा बता करके समझाएंगे। ह्यूमन की इंसुलिन जीन को आपने ट्रांसफर किया इन ई कोलाई, कहना क्या चाहते हैं सर? आपको पता है इंसुलिन होता है ह्यूमन के अंदर। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ब्लड के अंदर शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट के लेवल आएगा, सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डाइजेस्ट होगा, इधर उधर जाएगा, तो ब्लड के अंदर भी शुगर का लेवल रहता है। जिसको अगर वो ज़्यादा है तो डायबिटीज़, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा में भी कम में भी दोनों बीमारी होती है डायबिटीज़। एक में जो है आपका बहुत सीरियस रहता है, अगर कम है बहुत ज़्यादा शुगर तो कोमा में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा शुगर है तो उसके बाद वो अलग बीमारी कॉज करेगा। उसमें भी जो है बहुत सारी जो है अलग अलग लिंक्ड बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स को आपके जो है डिस्ट्रॉय करता है। किडनी पर बहुत असर डालती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेनली जो हम पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। मेलाइटस माने मीठी मीठी, म से मेलाइटस, म से मीठी मीठी, यानी कि चीनी खाने की वजह से हो रही है बीमारी, तो डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसमें ब्लड का शुगर कंट्रोल नहीं है। ब्लड को शुगर को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। मान लीजिए इंसुलिन ह्यूमन की बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो क्या करेंगे? ऐसे बढ़ने देंगे शुगर, तो फिर तो उसका जो है उसकी लग जाएगी, फिर भैया चला जाएगा, वो मर जाएगा भैया। उसका शुगर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। शुगर को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। समस्या क्या होती है? समस्या क्या होती है? समस्या ये आती है, कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना फेल कर जाता है, कि मतलब वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। अब इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो शुगर लेवल में कंट्रोल नहीं रहेगा। शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल या तो एक्सीड करेगा या तो डिक्रीज करेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब इंसुलिन को ऐसे ही कहीं से पकड़ करके दूसरे ह्यूमन से तो ला करके डाल नहीं सकते, बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाएगी कि दूसरे ह्यूमन से हम जो है निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, लें, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं बन पाएगा। किसी अदर ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन लेकर के डालें, ह्यूमन के अंदर सूट करे नहीं करे, अलग बीमारी हो गई। तो भैया इसको बनाया गया, इंसुलिन को कैसे बनाया गया? आइए देखते हैं कैसे बनाया गया इंसुलिन को। सबसे पहले ये हमारा प्यारा सा मनई, ये कौन है? ये हमारे प्यारे से मनई हैं। कौन है? मनई हैं सर, ये मनई हैं। ये कौन है? मनई हैं। मनई से क्या किया गया? इनका डीएनए निकाला गया। इनका डीएनए, मनई का डीएनए निकाल लिया गया सर। ये मनई का डीएनए हम निकाल लिए। मनई के डीएनए को निकाले हैं जिसमें इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है। ये क्या है? इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है इसमें। जिस मनई से निकाले हैं इसमें इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है। मनई की है, इसमें क्या है? इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है। और वो कौन? ह्यूमन इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है। ये मनई का डीएनए हम निकाल लिए। अब यही हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसी को बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। यही हमारा भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छी बात है।
यही हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मनई लिए, मनई का जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को निकाल लिए। अब ये इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तभी तो निकालने हैं, ये इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसको क्या करेंगे, ई कोलाई के सेल के अंदर लेकर के चले जाएंगे। ये ई कोलाई की सेल है, ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई की सेल के अंदर इसी डीएनए को हम लेकर के आ जाएंगे। ई कोलाई के सेल के अंदर जब इस डीएनए को लेकर के आए तो इस डीएनए में यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करेंगे। ई कोलाई के मदद से यहाँ पर ह्यूमन का इंसुलिन बन जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा। भैया एक बात मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि ये ह्यूमन इंसुलिन जीन है, यानी यही ह्यूमन इंसुलिन को बनाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत आपत्ति किसी को नहीं कि सर ये ह्यूमन की इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन है तो यही ह्यूमन का इंसुलिन बनाएगी जो नहीं बना पा रही थी। इसको ई कोलाई सेल के अंदर लाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग किए, और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद यही इंसुलिन की जीन इंसुलिन बनाने लगी। अब इसी इंसुलिन को निकाल लेंगे। यहां पर ये इंसुलिन आ गया अपना, ये इंसुलिन की जीन अपनी आ गई सर। ये क्या है, ये इंसुलिन है, ये जीन नहीं है, अब ये ह्यूमन इंसुलिन है। अब जीन का काम खत्म, ह्यूमन इंसुलिन को, जीन का काम खत्म, जीन ने इंसुलिन बना दिया। इसी ह्यूमन इंसुलिन को मनई के अंदर ले जा करके चले जाएंगे, मनई खुश हो जाएगा, मनई खुश हो जाएगा। यही क्या है भैया, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है और कुछ भी नहीं है, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बोलिए। मनई फनई हमारे यहाँ नहीं बोलते, अरे भैया हमारे यहाँ बोलते हैं मनई। मनई माने मनुष्य, मानव। ये मनई है, प्यारा सा मनई है। पहले उदास था क्योंकि इसका ह्यूमन जो इंसुलिन का जीन था वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा था। हम लोग बोले कि भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी बहुत आगे चली गई है। हम लोग इसको लेकर के आए, यहाँ पर ह्यूमन का इंसुलिन नहीं बन रहा था, इंसुलिन के जीन से ई कोलाई के अंदर लाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाए, ह्यूमन का इंसुलिन बन गया। इसी इंसुलिन को ले जाकर मनई में डाल दिए, मनई मुस्कुरा दिया। ठीक बात है। PBR322 फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स 1977। सत्य है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। एक पेज इसमें हम लेकर के आए, ये हम सब बताएंगे। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक बात है। ये हो गया भैया, ये पूरी प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या सबका, बताइए बताइए तो यूरोपियन फेडरेशन के पास चला जाए। ये हो गया क्या, सेशन लाइक नहीं किए हैं लग रहा है, अभी तक आप लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं, सेशन लाइक नहीं किए हैं, सेशन लाइक करिए। डन, सेशन लाइक करते जाइए, डन। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। इसको बना लीजिए भैया, यही एग्जाम्पल है। हाँ, यहाँ एग्जाम्पल जो दिया था आपको, ह्यूमन इंसुलिन जीन ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई, यहाँ से इंसुलिन बना, ह्यूमन में डाल दिए भैया, ठीक बात है। आगे जो है क्या लिखेंगे कि अब अपने को दरकार इतनी चीज़ें हम जान गए कि क्या बायोटेक्नोलॉजी है, क्या चीज़ें होंगी, तकनीक उकनीक का इस्तेमाल लगेगा, जीन जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें फलाने फलाने चीज़ें आ रही हैं सर। अब यहाँ तक बात आ गई तो अपने मन में आता है कि सर डेफिनेशन बता दीजिए, डेफिनेशन के बिना काम नहीं होगा, इनका डेफिनेशन क्या है। तो एक वहाँ पर आती है
EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने कहा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है साथियों, आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि EFB जा रहा है देने क्या बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को। आइए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को लिखते हैं। क्या कहा गया? द यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, European Federation of Biotechnology, given a definition of biotechnology, given the definition of biotechnology that encompasses both, the old traditional and modern new techniques of molecular biotechnology. हम आते ही लाइक कर देते हैं। मनई पर जंग छिड़ी है, किसके यहाँ पर मनई बोलते हैं, किसके यहाँ पर मनई नहीं बोलते हैं। अरे मनइयों, मनई ये लिखिए भैया, मनई ये लिखिए। मनई किसके यहाँ नहीं बोलते, अब आप लोग सबके यहाँ मनई बोलिएगा, कहिएगा हमारे यहाँ पढ़ाते हैं प्रतीक सर, वो मनई बोलते हैं, इसीलिए हम लोग भी मनई बोलेंगे। अब सब मनुष्य को हम लोग मनई बोलेंगे। ठीक बात है, मनुष्य को मनई बोला जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए, यूरोपियन फेडरेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की, EFB, उसने एक डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें दोनों चीज़ों को इनकम्पास किया गया। इनकम्पासेस मतलब दोनों चीज़ों को जोड़ करके दोनों व्यूज पर ध्यान रखते हुए बात कही गई है। दोनों व्यू में कौन कौन? एक मॉडर्न व्यू जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर का है, और एक ओल्ड ट्रेडिशनल वाला। ठीक बात है। ठीक बात है, डेफिनेशन लिखते हैं, और ये डेफिनेशन एज इट इज लिखिएगा, मतलब जहां जहां कॉमा लगाऊंगा वहां वहां कॉमा लगाइएगा, जहां जहां फुल स्टॉप लगाऊंगा वहां वहां फुल स्टॉप लगाइएगा। भैया एज इट इज लिखिए, एनसीईआरटी में एज इट इज हर जगह लिखिए, तो हम लोग भी अपने नोट्स में एज इट इज ही लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखें, और ये डेफिनेशन किसने दिया था भैया? EFB ने। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द इंटीग्रेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, मतलब ये मैंने नहीं कहा है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, the integration of natural science and organisms, cells, part thereof
part thereof and molecular analogy molecular analogies for products and services. ये डेफिनेशन है एज इट इज। यहां पर देखिए कामा लगाया हूं, यहां कामा लगाया हूं, इन्वर्टेड कॉमा में दोनों को रख करके बताया गया है। ठीक बात है, ये डेफिनेशन है भैया। यही डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी, यही डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की है। ठीक बात है। इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, इसको समझते हैं सर। ये मान लीजिए ये क्या है, ये ह्यूमन का जीन है। ये ह्यूमन का जीन है। अब इस जीन में हम इसको ह्यूमन के जीन को हम करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा सर, इंटीग्रेशन इसका किया गया कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में कौन, अरे यार ये कैसे गायब हो जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर आपको पता है सर्कुलर डीएनए होगा, इसके अंदर कैसा सर्कुलर डीएनए होगा, ये सर्कुलर डीएनए इसका है। आ जाओ आ जाओ, ये क्या है, ये सर्कुलर डीएनए है। अब सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पर आपको पता है आरएनए बन जाएगा, आरएनए से आपको पता है प्रोटीन बन जाएगा, ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी, दोनों चीज़ें बन जाएंगी। ये दोनों चीज़ें क्या है, नेचुरल साइंस है। ये तो सर नेचुरल साइंस है। इसके बाद क्या होगा, इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, इस प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाएंगे, किसके लिए, ह्यूमन सर्विसेज के लिए। ह्यूमन सर्विसेज के लिए। बोर्ड मनमानी, बोर्ड अपनी मनमानी करने लगता, कहता हमारे हिसाब से चलिए, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। हमारा बोर्ड जो है कहता है हमारे हिसाब से चलिए, समझ रहे हैं।
बुढ़वा पगला आ जाता है, उन्हें हमने कहते बुढ़वा पगला आ जाता है। भैया पगलाओ मत। डन। अब देखिए क्या बताना चाहता हूं, डेफिनेशन जो ईएफबी की डेफिनेशन है। अब ईएफबी की डेफिनेशन पर आइए कि ईएफबी की डेफिनेशन पर क्या बताना चाहते हैं सर। ये डेफिनेशन बोलती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल, या तो नेचुरल साइंस के बाद इंटीग्रेशन करेंगे या तो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, सेल्स के साथ में पार्ट देयर ऑफ लिखा है, पार्ट देयर ऑफ। जैसे कि कहा, आशीष जी का कमेंट आया था कि सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से भी, तो यहां पर उसको भी देखिए लिए हैं कि एक तो ऑर्गेनिजम्स की सेल हो जाए सर, या पार्ट देयर ऑफ हो जाए, उसी का कोई सा भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो जाए, लाइव होना चाहिए। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगीज, इसके बाद मॉलिक्यूलर एनालॉगीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके बाद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काम में लें। यानी कि नेचुरल साइंसेस का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आगे किसी चीज़ को लेकर के जाना। यहाँ पर अपने को इतना समझना है कि आगे किसी चीज़ को लेकर के जा रहे हैं तो उसको इंटीग्रेशन कह रहे हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ को इंटीग्रेशन नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन नेचुरल साइंसेस का, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स के सेल पार्ट देयर ऑफ, और मॉलिक्यूलर एनालॉगीज, इससे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे। क्या कहना चाहते थे सर, कहना चाहते थे कि ये ह्यूमन का जीन लिए हैं, ह्यूमन के जीन में, अब ये ह्यूमन का जीन है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का है, ऑर्गेनिज्म का है, ऑर्गेनिज्म के पार्ट का है, या फिर ये जो है हमने लिया ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसके आगे कहानी लेकर के जाएंगे। इसको हमको बनाना था इससे इंसुलिन, तो हमने इंसुलिन बनाने के लिए इसको कहां लेकर के गए, ई कोलाई के सेल में लेकर के गए, ह्यूमन इंसुलिन जीन को लेकर के गए भैया ई कोलाई सेल के अंदर। अब ई कोलाई सेल के अंदर से हमको इंसुलिन मिल गया, इंसुलिन ह्यूमन जीन बना नहीं पा रही थी, ई कोलाई वाली बना दी, तो ला करके मनई के अंदर डाल दी, मनई खुश हो गया। तो यहां से इंटीग्रेशन इसका लेकर के जाएंगे, तो भैया जिस सेल के अंदर डालोगे इसका भी तो सर्कुलर डीएनए मटेरियल होगा, ये भी तो आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। क्या ये आरएनए और प्रोटीन आपके इंटीग्रेशन से खलल पैदा हुई? इसमें नहीं, हम इंटीग्रेशन भी कर रहे थे, पैरेलल में नेचुरल साइंस भी चल रही थी, हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हम नेचुरल साइंस को इंटरप्ट करने गए ही नहीं थे, नेचुरल साइंस को खलल डालने गए ही नहीं थे। तो यहां पर इसके भी आरएनए प्रोटीन के हो रहा है काम, नेचुरल साइंस चल रही है, हमारा डीएनए यहाँ पर आ गया, हमारा भी डीएनए आने के बाद यहाँ से हमने इंसुलिन निकाल लिया। यही इंसुलिन क्या है सर, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को हम ह्यूमन सर्विसेज के लिए लगा देंगे तो यूरोपियन फेडरेशन सेटिस्फाई हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का, बोलेगा हमारी डेफिनेशन सही है। बताइए बताइए क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है? चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, पता चल रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बोलिए। ये यूरोपियन फेडरेशन की डेफिनेशन है कि ये जो ईएफबी ने डेफिनेशन दी, ईएफबी ने एक डेफिनेशन दी थी भैया जिसमें दोनों को इनकम्पास किया था, दोनों चीज़ को जोड़ा था। एक ओल्ड ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर न्यू टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन दी गई उसकी, एज इट इज इस डेफिनेशन को यहाँ पर समझा दिया गया। क्या क्लियर है? यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? यहाँ तक कहानी में किसी कोई समस्या हो तो बताइए, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो बताइए। एक बात होती है ना कि मैं ढूंढता हूं खुद में खुद ही को, मैं ढूंढता हूं खुद में खुद ही को, शायद मैं वो नहीं जो हुआ करता था। समझ रहे हैं? मैं ढूंढता हूं खुद को खुद ही में, मैं ढूंढता हूं खुद को खुद ही में, शायद मैं ही नहीं वो जो हुआ करता था। समझ में बात आई क्या? समझ में बात आई क्या? सर अच्छा चल रहा है। मस्कीटोस कहाँ से, मस्कीटो काहे बना रहे हैं भैया? अच्छा मौज चल रही है, मौज चल रही है, मौज चल रही है। तो भैया आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, लेक्चर 1 यहीं तक का है मॉलिक्यूलर का, अरे बायोटेक्नोलॉजी का, माफ़ कीजिएगा। कैसा लगा आपको बायोटेक्नोलॉजी?
बायोटेक्नोलॉजी शुरू की गई है। कैसी बायोटेक्नोलॉजी लगी बताइए? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए? ये बिल्कुल डेमो था कि ऐसे ही कुछ कुछ चलेगी, ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें चलेंगी। क्या आप तैयार हैं सर डेमो के लिए? आप डेमो के लिए तैयार हैं? आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ रही है आपको? बताइए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अनुराधा जी कह रही है मॉलिक्यूलर कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूलर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चैप्टर केवल बचा है भैया, एक चैप्टर कह रहा हूँ, एक टॉपिक सिर्फ बची है ट्रांसलेशन की अनुराधा जी, बाकी मॉलिक्यूलर में हो गया है। ट्रांसलेशन बचा है, प्रोटीन सिंथेसिस और जो है लैकोप्रान, उसको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। बाकी जो है बताइए, भूपेन जी बताएं, भूपेन जी आपको कैसा लगा? पहली बार जो है जिस तरीके से आपने बताया कि आपका क्लियर नहीं था, आ रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है क्या? चमक रहा है भैया? ठीक है, तो चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में जो है किसी को कोई डाउट समस्या हो तो पूछिए, नहीं तो सेशन को एंड किया जाए। किसी को कोई डाउट समस्या हो तो पूछिए, अन्यथा सेशन को एंड किया जाए। बोले एक शेर है, कोई मेरा इमाम ना था ही नहीं, कोई मेरा इमाम था ही नहीं, मैं किसी का गुलाम था ही नहीं। एक शेर है, कोई मेरा इमाम था ही नहीं, मैं किसी का गुलाम था ही नहीं, मैंने उस वक्त भी मोहब्बत की, मैंने उस वक्त भी मोहब्बत की जब मोहब्बत का नाम ही नहीं था, जब मोहब्बत का नाम था भी नहीं। ठीक बात है। तो आप सब लोग को पसंद आया है? कल फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत जम करके करिए, टारगेट के प्रति लगे रहिए। मिलेंगे कल। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू।